हे गाइस। तो जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाभी आपके मायके में कौन कौन है और आपके भैया कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। तो मुझे बहुत सारे कल कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैंने पहले भी कुछ बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर से दोबारा आप सबको बता रही हूँ, क्योंकि शायद हो सकता है मेरे न्यू सब्सक्राइबर हों जिनको मेरे बारे में कुछ पता नहीं, मेरे पास्ट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबको फिर से एक बार बताना चाहती हूँ, और अब मैं जो भी कुछ बताऊँगी वो शुरू से स्टार्ट करूँगी। 2000 से मैं सब कुछ आज आपको बता ही दूँगी, क्योंकि आप लोग भी बहुत उत्सुक हैं मेरे बारे में जानने के लिए। कि सबको ही लगता है ना कि सबके बारे में पता होना चाहिए। आप ब्लॉग बनाती हो तो आपकी फैमिली, आपको मेरी मायके वाली फैमिली के बारे में पता नहीं है, और ससुराल वाली फैमिली को तो आप लोग जानते ही हो। तो चलिए, आप आज मैं शुरू से ही स्टार्ट करती हूँ और आपको सब कुछ बता देती हूँ कि मैं अपनी फैमिली में, अपने मायके के बारे में ही आप सबको आज बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2000 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा जन्म हुआ था 1993 में। और जब तक बच्चे को कुछ याद रहता है, जब वो तभी याद रहता है जब वो 5-6 साल का हो जाता है, उसके बाद ही उसको कुछ याद रहता है। तो मुझे 2000 से ही सब कुछ याद है, तो मैं आज आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब मुझे मुझे ये पता है कि मेरे पापा जी थे जो वो बकेवर में काम करते थे। उनके पास एक छोटी सी दुकान थी, किराए पे ही दुकान थी उनकी। तो वो डेली बाबरपुर से बकेवर अप डाउन किया करते थे, और छोटी सी दुकान थी तो डेली जाया करते थे। तो एक बार मेरे पापा जी मेरे बकेवर में ही खड़े थे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट होने के बाद उनका पैर पूरा टूट गया था। और पैर टूटने के बाद बहुत ही, मतलब आगे तक मुसीबतें ही हम लोगों पर आती रही। एक से बढ़कर एक बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं। तो पापा जी का पैर टूट गया। पैर टूटने के बाद बहुत इलाज कराया, पर आराम नहीं मिला, क्योंकि घुटने के नीचे से पूरा पैर टूटा था, हड्डियाँ सारी टूट गई थी। तो उनका चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो पहले घर पे इलाज कराया, देसी इलाज कराया, तो उससे आराम नहीं मिला। तो फिर कानपुर ले गए। कानपुर में फिर उनके पैर का ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन करने के बाद उनके पैर में पूरी ही रॉड पड़ गई थी। तो इस वजह से वो चल भी नहीं पा रहे थे, वो ज़्यादा काम वाम भी नहीं कर पाते थे, ज़्यादा वजन भी नहीं उठाते थे। दो ढाई साल तक तो वो लेटे ही रहे, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, हम लोग तब बहुत ही छोटे थे। और फिर उसके बाद 2003 2004 के बाद तो पापा ने चलना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद हमारे भैया पे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी, क्योंकि भैया को हमारे कैंसर हो गया था। दो 2 साल तक वो उस कैंसर से जूझते रहे, और उनका भी बहुत ही इलाज कराया हर जगह, कानपुर, मथुरा, आगरा। पापा जी ने पता नहीं दिल्ली सब इलाज करवा लिया था, तो उनको भी कोई आराम नहीं मिला था। तो और उनको भी कैंसर भी हो गया था। तो आपको पता ही कितनी महंगाई भी हो रही थी उस टाइम। तो धीरे धीरे धीरे, और हम लोग इतना इलाज करा रहे थे, तब हम लोगों को पता नहीं चला था कि ये दिक्कत हो रही है। और धीरे धीरे वो बीमारी बन गई। तो हमारे भैया भी 2008 में एक्सपायर हो गए। फिर उसके बाद भैया के एक्सपायर होने के बाद पापा जी की तबीयत भी बिगड़ गई, और उनको भी अटैक पड़ गया था। 2 अटैक पड़ चुके थे उनको, क्योंकि टेंशन भी हो जाती ना, क्योंकि तब हमारी बड़ी दीदी की शादी हुई थी और किसी की शादी हुई नहीं थी। तो अब 3 जिसकी बेटियां बड़ी हों, शादी के लायक हों, और हाथ में पैसा भी ना हो, तो हर माँ बाप को टेंशन तो लगी रहती है। तो फिर उसके बाद 2008 में भैया एक्सपायर हो गए। उसके बाद फिर अब पापा ने 2000 से कुछ काम भी नहीं किया था। तो पहले पापा के इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। फिर उसके बाद भैया के इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। और क्योंकि फिर 2000 से कुछ काम ही नहीं हुआ, तो पैसा तो खर्च होना ही है। जब आने का कहीं से साधन नहीं है और पैसा जा ही रहा है, दवाई में ज़्यादा जा रहा है, तो फिर आदमी करे भी तो क्या करे। तो फिर उसके बाद अब बड़ी दीदी थी हमारी इटावा वाली, तो उनकी शादी भी होनी थी। तो फिर हमारा जो आप देख रहे हैं, आधा हमारा बहुत ही बड़ा घर था। तो फिर आधा पापा ने बेच दिया। बेचने के बाद फिर दीदी की शादी कराई। शादी होने के बाद
फिर शादी में भी थोड़ा दिया या, और फिर शादी भी होती है गेस्ट हाउस से शादी की, तो उसमें भी बहुत खर्चा हो गया था। 2 ढाई के आसपास उसमें भी पहुंच गया था। 2010 में हुई थी हमारी इटावा वाली दीदी की शादी। और फिर उसके बाद जो हमारा पहले पुराना घर था ना, केवल ये 2 कमरे बने हुए थे, बाकी पूरा घर हमारा कच्चा था। तो घर भी आगे से टूटने लग गया था, तो पापा ने थोड़ा सा घर आगे बनवा दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आगे का पोर्शन 2012 में बना हुआ है। तो उसके बाद फिर ये मकान में पैसा लग गया। फिर उसके बाद 2013 में हमारी जो मुझसे बड़ी हैं दीदी हैं, उनकी शादी हुई, तो पापा ने फिर उनकी भी शादी कराई 2013 में। और फिर पापा की वैसे भी 2-3 अटैक पड़ चुके, और उनकी दवाई तो कंटिन्यू चल ही रही थी। फिर उनको डेली दवाई खा के ही रहना था, तो उनकी भी दवाई चल रही थी। बीमार ज़्यादा हो जाते तो तुरंत कानपुर लेके भागना पड़ता था उनको। तो फिर उसके बाद 2015 में मेरी शादी हुई थी। तो पापा मेरी शादी को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उनको चिंता लगी थी, क्योंकि वो भी बीमार रहते और हाथ में ज़्यादा पैसा भी नहीं है। तो पापा सोचते थे कि आरती की भी जल्दी से शादी हो जाए, तो वो टेंशन फ्री हो जाए। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई 2015 में, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ चलता रहा। और 2017 में हमारे पापा जी भी एक्सपायर हो गए। तो अब मम्मी मेरी अकेली बची है, और इतना बड़ा घर बचा है। तो बस ये है हमारी पास्ट की स्टोरी, जो हमने बहुत ही मुसीबतों में झेली है, और हमें हर दुख का अंदाज़ा है। तो इसीलिए मैं भाई इतना नहीं उड़ती हूँ, क्योंकि हमारी भी इतनी औकात नहीं है उड़ने की। अब आप लोग कमेंट्स भी ऐसे करते हो, गरीब हो, ये हो, वो है। तो अब जब आपको मेरे पास्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो अब मैंने बता दिया है। वैसे शायद आप लोगों को समझ आए, लेकिन आप लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट्स करते हो। तो मैंने सोचा चलो आज मैं आपको अपने पास्ट के बारे में भी बता देती हूँ, और फिर बता देती हूँ कि मेरे भैया भी नहीं है और मेरे पापा जी भी नहीं है, तो मम्मी अकेली हैं। तो किसी का कमेंट्स भी आया था कि आप अपनी मम्मी को अपने साथ में रखा करो। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम 4 बहनें हैं, तो और हम चारों ही बहनें अपनी मम्मी को अपने साथ में बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से रखना चाहते हैं। लेकिन अब वही बात है कि मम्मी हमारी शुरू से यहाँ पर रही हैं, तो उनका अब हम लोग तो शहर में रहते हैं। आपको भी पता है कि शहर वाला घर पूरा बंद रहता है, और तो मम्मी को बंद घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं भी किराए पे रहती हूँ, और दीदी हमारी हैं गाज़ियाबाद में, वो भी किराए पे रहती हैं, और बाकी दोनों दीदियों का अपना खुद का मकान है। तो सब अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं। लेकिन मम्मी को अच्छा नहीं लगता, मम्मी को ज़्यादातर बेटी के ससुराल में अच्छा नहीं लगता, उनको पता नहीं कैसा लगता। लेकिन हम लोग तो बहुत प्यार से ही रखते हैं। तो मम्मी कहती हैं कि आ जाएं, थोड़े दिन रुक लें, लेकिन उनको अच्छा अपने ही घर में लगता है। अब भाई पुराने पुराने लोग हैं, पुराने ज़माने के भी लोग हैं, तो जहाँ रहते हैं उनको खुली जगह पसंद आती है, उनको वहीं अच्छा लगता है जहाँ 4 लोग उनसे बातें करते हों। तो इस वजह से मम्मी हमारी हमारे साथ नहीं रहती है। लेकिन जब भी वो आती है तो 1-1.5 महीने उनको काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि बस उनको बंद घर नहीं चाहिए, इस वजह से मम्मी नहीं रुकती है। लेकिन हम लोग फिर भी ज़बरदस्ती 2-2.5 महीने उनको खींच ही देते हैं कि बनी रहो, आज भेज देंगे, कल भेज देंगे। तो इस वजह से मम्मी हमारे साथ में नहीं रहती हैं। और अगर मम्मी हम चारों के साथ में रहना चाहें तो बहुत प्यार से रह सकती हैं। हम चारों बहनें हैं, और चारों उनकी बहुत फ़िक्र करते हैं। सब चारों ही हम 2 लोग बुलाते हैं कि मम्मी आ जाओ मेरे पास रह लो, 2-2 महीने रह लो तब भी कट जाएगा। लेकिन मम्मी कहती है नहीं, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। अब तुम्हारे यहाँ 1-1.5 महीने में कहती मैं ऊब जाती हूँ, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता बस मैं अपने घर में जाऊँ, अपने घर में जाऊँ। तो इस वजह से मम्मी हम लोगों के साथ में नहीं रहती। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम अपनी मम्मी की चिंता नहीं करते हैं, हमें अपनी मम्मी की चिंता भी है, और मम्मी अपनी मम्मी से बहुत प्यार भी करते हैं, हम चारों बहनें। तो इस वजह से मम्मी हमारे साथ में नहीं रहती हैं। और क्या बताऊँ मैंने और बहुत से कमेंट्स भी आ रहे थे कि बता दो भाभी आप, और हमारा मायका कहाँ है। तो जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया ही था, लेकिन शायद न्यू सब्सक्राइबर हो तो आपको पता नहीं है, तो मैं बता देती हूँ कि मैं बाबरपुर, अजीतमल मेरा मायका है बाबरपुर में, और औरैया में मेरी ससुराल है। तो ये है मेरे पास्ट की। अब मैं क्या बोलूँ, आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन मैंने छोड़ा, सोचो कोई नहीं, किसी को शायद पता नहीं हो। ये अमीरी गरीबी से कुछ नहीं होता है, बस नेचर अच्छा होना चाहिए, रहन सहन अच्छा होना चाहिए। अब
थोड़ी किस्मत भी है ना, क्या कर सकते हैं, कुछ किस्मत के आगे तो किसी का जोर भी नहीं है। तो बस हमने बस जो भी अपना जीवन काटा है तो थोड़ा दुख में ही काटा है। मैंने अपने जब से होश संभाले हैं तब से हम लोग परेशान ही हैं। इस वजह से मैं थोड़ा ही वो नहीं करती हूँ भाई, ज़्यादा शो भी नहीं करती हूँ। मैं जो हूँ जैसी हूँ। अब किसी का कमेंट आया था कि आपका मायके वाला भी घर नहीं बन पाया, तो गाइस इसी वजह से भाई थोड़ा पैसा, क्योंकि शादी भी करनी थी तो पापा ने थोड़ा ही, ज़रूरत जितना है उतना ही पापा ने बनवा दिया था। फिर उसके बाद नंबर ही नहीं आया, क्योंकि जब पैसा आता है तभी तो पैसा खर्च होता है। जब पैसा कहीं से आने का कहीं साधन ही नहीं है, जब कोई कमाने वाला ही नहीं है घर में, तो फिर पैसा आएगा कहाँ से। और फिर आपको तो पता है कि दिन पे दिन भी महंगाई बढ़ती जाती है, और फिर अकेले इतना सब कुछ संभालना कोई नॉर्मल बात थोड़ी है। लेकिन मेरे पापा ने फिर भी इतना सब कुछ कर दिया, जैसे भी किया, लेकिन इतना कुछ कर दिया है। तो हम लोग बस इतना है कि हम चारों की शादी अच्छे घर में हुई, सब लोग अपनी अपनी जगह सब खुश हैं और सब अच्छे से रह रहे हैं। बस माता रानी की इतनी कृपा है कि सब खुश हैं। मम्मी के चारों दामाद अच्छे हैं, मम्मी की चारों बिटिया अच्छी है, और मम्मी से भी सब दामाद भी उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते भी हैं कि भाई रहो, बोलते भी हैं। अब वो ये कि मम्मी का खुद भी मन नहीं लगता, तो उसमें अब हम लोग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना। हम लोग ज़बरदस्ती बंद करके रखें, क्या फ़ायदा, फिर खाना पीना छोड़ दें, बीमार हो जाएं। तो ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए ना किसी के साथ। ज़्यादातर देखो, जहाँ रहना चाहिए खुल के रहना चाहिए, और मन से रहे तो फिर ठीक है। फिर मम्मी 2 महीने में मन नहीं करता मम्मी का, फिर तो मम्मी आ जाती हैं, और फिर जो 2 महीने बाद फिर और कहीं दीदी, बड़ी दीदी के यहाँ चली जाएंगी, कहीं घूम आएंगी उनके यहाँ, कहीं हमसे जो बड़ी हैं सबके यहाँ मतलब घूमती रहती हैं। और यहाँ पर भी बनी रहती हैं, और हमारा कानपुर में हमारे चाचा जी भी रहते हैं, तो वो भी, चाची जी भी बहुत बुलाती है। उनका भी पूरा बंद है घर, क्योंकि सिटी में तो सबके बंद होते हैं। तो मम्मी को वहाँ पे भी नहीं अच्छा लगता। मम्मी कहती बस जाती है 15-20 दिन के लिए, रुक के और आ जाते हैं। तो ये हमारे पास्ट की, जो भी हमने पास्ट में देखा है अपने, तो इसीलिए मैं अपना बहुत ही सोच समझ कर चलती हूँ। बहुत ही मतलब मैं इसीलिए इतनी समझदारी से, शायद किसी को लगता होगा कि मैं समझदारी नहीं दिखाती हूँ, मैं आपसे गुस्सा करती हूँ या आपके कमेंट्स का जवाब दे देती हूँ। कि कल परसों भी मैंने देखा था कि बहुत लोग, अगर मैंने कुछ बोल दिया था तो बहुत लोगों ने गंदे कमेंट्स भी किए थे कि ये कैसे बोल रही है, ये कैसी औरत है, ये है वो है। भाई हम इतने पैसे वाले नहीं हैं, और हम मतलब समय के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। अगर कहीं किसी गरीब के घर भी जाएं, हम खुद ही गरीब हैं, हम दूसरे को क्या गरीब बोलेंगे। जो हम, बस हमें ये इतना पता है कि जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, खुश रहो। जितना है उतने में ही रहना चाहिए, और ज़्यादा की सोच तो रखनी नहीं चाहिए। वो भगवान के ऊपर है, देना है कि नहीं देना है, लेकिन हमारे पास जितना है हम उतने में ही खुश हैं। और अब वीडियो मैं बनाती तो मैं खुद मेहनत करती हूँ। आप लोगों को भले ही बुरा लगता होगा, किसी किसी को लगता है बेमतलब का वीडियो बनाती है, ये है वो है, पर ये वीडियो मैं अपने शौक़ के लिए बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियोज़ बनाना पसंद है और मुझे अच्छा भी लगता है, तो मैं इसलिए वीडियो बनाती हूँ। आपके कहने पर ना तो मैंने स्टार्ट की है और ना ही मैं बंद करूँगी। तो ये है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, शुरू से ही मैंने बता दिया है। और फिर आप तो इतने समझदार हो ही, मुझसे ज़्यादा तो समझदार आप लोग ही हो। आप लोग सोच ही सकते हो, जब मुसीबत आती है तो एक एक दिन काटना कितना मुश्किल हो जाता है। तो हमने 2000 से जब से अपना वो संभाला है, और 2015 को मेरी शादी हुई, तब तक जब तक मैं मायके में थी, मैं सच में मायके में थी, तो तब तक तो देखो पापा के साथ थी, पापा मम्मी साथ, तो जिम्मेदारी भी, लेकिन फिर भी टेंशन तो रहती है। भले ही माँ बाप के ऊपर टेंशन हो, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते, समझदार हो जाते, तो उन्हें भी लगता है कि हाँ मेरे माँ बाप परेशान हैं, ये है वो है। तो अब मैं भी क्या कर सकती थी, अगर लड़का होती तो कहीं बाहर जॉब करने भी चली जाती, अब बिटिया होके कहाँ भी जा सकती थी। तो मैंने पढ़ाई भी की है, मैंने बीए फाइनल कर लिया था, क्योंकि पापा ने तो मना कर दिया था कि अभी इतना पैसा नहीं है इंटर करा के। लेकिन फिर भी जब स्कॉलरशिप मिलने लगा था तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने पढ़ाई भी कर ली, मैंने बीए फाइनल भी कर लिया था। और उसके बाद मैंने कंप्यूटर का भी कोर्स किया। कोर्स क्या किया, मैंने कंप्यूटर का डाला था, जो ITI का होता है, मैंने उसका फॉर्म भी भरा था और मेरा उसमें नाम भी आ गया था। पर मैं वो कोर्स नहीं कर पाई पूरा, क्योंकि
जहाँ मेरा सेंटर गया था वहाँ पे बहुत ही आउट एरिया था, मतलब कि शायद ये अगर कोई आसपास का होगा, इटावा या छलदा का होगा या दिव्यापुर का होगा, तो वो जानता होगा कि सामो स्टेशन पड़ता है। तो मेरा सामो में वो हुआ था, सेंटर गया था। तो अब इतनी दूर मैं कैसे जाती, कम से कम मुझे 1.5-2 घंटे लगते, और वो भी आउट एरिया। ना तो वहाँ पे ऑटो भी चलते थे, ना बस, ना ट्रेन, कुछ भी नहीं। तो अगर मेरी खुद की बाइक होती या मुझे कोई लेके जाता, लेके आता, तो ही मैं काम कर सकती थी, तो ही मैं वो कोर्स पूरा कर सकती थी। उसके बाद तो मैं चाहे जॉब भी कर लेती, लेकिन फिर पापा ने मना कर दिया कि लड़कियों के इतनी आउट में नहीं भेज सकते ना, या कोई लड़का होता तो चलो उसके साथ भी चली जाती, ऐसा कोई साधन था नहीं जाने का, तो फिर मना कर दिया। तो फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद फिर आपको पता ही है, फिर मैं सोनीपत में पहुंच गई। तो शादी से पहले की सारी कहानी जो मैंने आपको बता दी है, और आप लोग कहते हो कि ये है, वो है, गरीब से कुछ नहीं होता है, सारा किस्मत का खेल होता है। अगर नसीब में जो लिखा होता है वही होना होता है। अपनी मर्जी से कोई गरीब, कोई वो नहीं रहना चाहता है, पर इंसान की मजबूरी होती है, और जो फिर कुछ नसीब भी होता है, तो दोनों का ही खेल होता है। समय का सबसे ज़्यादा समय का चक्रव्यूह चलता है, उसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। शायद वही समय का चक्रव्यूह हमारे साथ, जब से मैंने होश संभाला है, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो बस एक सब कुछ था जो मैं शुरू से आप सबको बताना चाहती थी, इसलिए मैंने आज बता ही दिया, क्योंकि मैंने सोचा आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे, तो आपको अच्छे से जवाब भी मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं, और आपको ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, बाय। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग, कई लोग मेरी बहुत चिंता करते हैं, मैंने देखा है मैसेज में, आप लोग एक दूसरे से लड़ते भी हो मेरे लिए, इतना सपोर्ट करते हो। किसी का गलत कमेंट्स आता है तो कुछ लोग रिप्लाई भी कर देते हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जो भी है जैसा है अच्छा है, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। ये बात सही है, मैं एग्री करती हूँ कि ये बात सही है, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। जब आपको किसी के पास्ट के बारे में पता ना हो तो आपको ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, ये आप लोगों की बहुत गंदी आदत है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और उन लोगों को लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ जो मेरा सपोर्ट करते हैं। और प्लीज़ गाइस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए, बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।